ज्योग्राफी के सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज खनिज संसाधन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, संसाधन के जो पहले चैप्टर में उसी का एक अंश है ये खनिज संसाधन। तो खनिज क्या है और इसके बिना हमारा जीवन की कल्पना कर पाना एकदम संभव नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट्स आप प्रयोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं खनिज है, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो लोहा हो। बताओ, बिना आयरन का दुनिया पॉसिबल है? जितने भी गाड़ी बनती है, बड़े बड़े नाव बनते हैं, एरोप्लेन बनता है, ये सब कहीं ना कहीं मेटल्स के बनते हैं। इसलिए हमारे जीवन में खनिजों का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। खनिज ही है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, नहीं तो ये भी नहीं आता। तो खनिजों को हम दो वर्गों में बांट के देखते हैं। ऐसे लिख लेते हैं पहले खनिज के बारे में कुछ। खनिज मनुष्यों के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बिना खनिज के इस वर्तमान दुनिया की कल्पना कर पाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, खनिज हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। खनिज हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। अब इसी में हेडिंग डाल के लिखेंगे खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार से खनिजों को बांटा गया है? तो खनिजों को दो भागों में बांट कर देखते हैं, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार से? एक नंबर में धात्विक और दूसरा नंबर में अधात्विक। नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें धातु का अंश हो क्या कहेंगे? धात्विक, और जिसमें धातु का अंश नहीं हो अधात्विक। ठीक है, धात्विक को भी दो पार्टों में और बांट के देखते हैं हम। लौह युक्त, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ये? अलौह युक्त। लौह युक्त देखो, लौह युक्त में एक शब्द है लौह। लौह का अर्थ होता है आयरन, लोहा। लौह का अर्थ क्या होता है? तो जिस धातु में लोहे का अंश हो उसे क्या बोलेंगे? लौह युक्त धात्विक खनिज। क्या बोलेंगे? लौह युक्त धात्विक खनिज। और जिसमें लोहे की मात्रा कम हो या ना के बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? अलौह युक्त धात्विक खनिज। हमने बताया था अ का अर्थ क्या होता है? नहीं, मतलब जिसमें अलौह, जिसमें लोहा नहीं हो। तो अलौह युक्त धात्विक खनिज किसको बोलते हैं? जिसमें लोहे की मात्रा कम हो या ना के बराबर हो। अधात्विक को भी दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब ये देखो, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो कार्बनिक, और कार्बन की मात्रा कम होगी तो जिसमें जीवाश्म होते हैं उसको बोलते हैं कार्बनिक, और जिसमें जीवाश्म नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अकार्बनिक। जीवाश्म समझ में आया था? जीवाश्म जिसमें जीवों के अंश हो उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म। जिसमें जीवों के अंश हो, जैसे बहुत हजार साल करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पे कुछ जीव जंतु कहाँ दब गए थे? धरती के नीचे। उसके बाद कोयले और पेट्रोलियम का उनका विस्तार हो गया था, हमने पढ़ा था इस चीज़ को। तो जो जिस खनिज में जीव का अंश होगा उसको बोलते हैं जीवाश्म या कार्बनिक। क्या बोलेंगे? तो कोयला में जीवाश्म है नहीं है? पेट्रोलियम में है, तो उसको क्या बोलेंगे? अभ्रक में, ग्रेफाइट में, पेंसिल में लिखता है वो, उसमें जीवाश्म है नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? अकार्बनिक। तो चारों बातें समझ में आ गई। अब एक एक करके विस्तार से लिखते हैं इसको। तो हेडिंग अपना रहेगा धातुओं का वर्गीकरण।
धातुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा धातु का वर्गीकरण मत लिखो, खनिजों का वर्गीकरण लिखो। पहले क्या लिखेंगे? खनिजों का वर्गीकरण, क्योंकि धातु को तो तब बांटेंगे ना जब पहले धातु और अधातु लिख लेंगे तब। यहाँ भी क्या लिखेंगे? खनिजों को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 धातु, दूसरा अधातु। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं धात्विक, क्या बोलेंगे? धात्विक खनिज। और दूसरा में ये हो जाएगा धातु से अधात्विक खनिज। ठीक है, अब हम इसमें पहला हेडिंग क्या डालेंगे? धात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। जिन खनिजों में धातु का गुण हो या उनमें धातु का अंश विद्यमान हो, ऐसे खनिज क्या कहलाते हैं? धात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। ठीक है, अब आगे लिखेंगे क्या हुआ? धातुओं को पुनः कितने वर्गों में बांटते हैं? दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दो वर्ग हैं? लौह युक्त धातु, दूसरा अलौह युक्त धातु। ठीक, अब पहला हेडिंग डाल लेते हैं लौह युक्त धातु। तो जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होगी उसको क्या बोलेंगे? लौह युक्त धातु। जिन धातुओं में लोहे, आयरन की मात्रा अधिक होगी, ऐसे धातु लौह युक्त धातु कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन इत्यादि। ठीक है, इरेज करो। दूसरा अलौह युक्त खनिज, तो जिसमें लोहे की मात्रा कम हो उसको क्या बोलेंगे? जिस खनिज में लोहे की मात्रा कम हो या ना हो, ऐसे खनिज क्या कहलाते हैं? क्यों गिरा रहा है पेन? अलौह युक्त
खनिज कहलाते हैं। एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल में सोना, चांदी इत्यादि। ठीक है, शीशा भी ले सकते हैं। टीना भी है इत्यादि। रहने दो, काफ़ी है इतना। टीना का स्पेलिंग गलत हो गया, टीना। ठीक है, रुक जाओ, अब इसी में आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ऑल ऑफ युक्त हो गया। अब दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा अधात्विक। अधात्विक खनिज। इसके बारे में डिफिनीशन लिखे हैं कि नहीं? ऐसे खनिज जिनमें धातु का गुण ना हो, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे बताओ तो? जैसे ग्रेफाइट, अभ्रक, चूना, जिप्सम इत्यादि। हीरा भी आ जाएगा इसी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अधात्विक खनिजों को भी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला नंबर में क्या हो जाएगा? कार्बनिक खनिज, और दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक खनिज। तो नंबर 1 हमारा हेडिंग रहेगा कार्बनिक खनिज। जिस खनिज में जीवाश्म पाया जाता है तथा कार्बन की मात्रा अधिक होती है, ऐसा खनिज कार्बनिक खनिज कहलाता है। ऐसा खनिज कार्बनिक खनिज कहलाता है। जैसे पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अकार्बनिक को। दूसरा रहेगा अपना अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज में जिस खनिज में जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है, वो खनिज अकार्बनिक खनिज कहलाता है। जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। ठीक है, अब थोड़ा दोनों में अंतर देख लेते हैं। चलो अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, धातु और अधातु में अंतर क्या होता है उसको देख लेते हैं।
धातु तथा अधातु में अंतर। एक साइड लिख लेते हैं धातु और दूसरे साइड लिखेंगे अधातु। तो देखो भाई, धातु वो होता है जिसके अंदर चमक होती है। तो पहला क्या हो जाएगा, धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। अधातु में चमक कम होती है। अधातु कम चमकीले होते हैं। ठीक। दूसरा ये कि धातु को पिघलाकर हम अन्य धातु बना सकते हैं, लेकिन इसको पिघलाने पे ये नहीं हो पाता है। धातु को पिघलाकर धातु बनाया जा सकता है। अधातु को पिघलाने पर अन्य प्रकार के पदार्थ बनते हैं। ठीक है। तीसरा, धातु को ना एकदम पतले, धातु को एकदम पतले तार के रूप में हम बना सकते हैं। ठीक है। और कितना भी पतला तार बनाया जा सकता है धातु के। जैसे अगर बात करें कि इतना छोटा सोना का यहाँ से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया सकते हैं। इतना छोटा सोना होना तो उसकी तार इतनी, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि तार यहाँ से रूपन छाप तक पहुँच सकता है। सोच लो, इतना छोटा सोना का तार कितना लंबा उसको खींच सकते हैं। लेकिन ऐसा प्लास्टिक के साथ है क्या, टूट जाएगा रास्ते में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे पतले तार बनाए जा सकते हैं। इससे तार नहीं बनाया जा सकता है। ठीक। 4th पॉइंट, धातु को पीट पीट कर चादर बना सकते हैं। कोयले का चादर देखा है क्या, लेकिन लोहे का चादर होता है कि नहीं। तो धातु को पीट पीट के हम क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं, लेकिन अधातु को चादर नहीं बना सकते। अच्छा, ये जो करकट आता है, करकट ये किसका होता है, टीन का करकट क्या है, धातु है। तो कभी देखा है ग्रेफाइट का करकट। धातु को पीट कर क्या बना सकते हैं, चादर, ओढ़ने वाला चादर, चादर बना सकते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है, देखो तो। इसे पीटने पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक एक और पॉइंट लिखेंगे, थोड़ा इरेज करो तो बेटा। देखो, 2 धातु को ले लेना, 2 अधातु को ले लेना। दोनों धातु को ऐसे लड़ाने पर रिंगिंग साउंड आएगा। जैसे लोहे को लड़ाते हैं तो अलग सा साउंड निकलता है कि नहीं। अब प्लास्टिक को लड़ाने पे उस तरीके का साउंड नहीं निकलता है। तो इस पे रिंगिंग साउंड निकलता है, इससे रिंगिंग साउंड नहीं निकलता है। 2 धातुओं को आपस में टकराने पर उससे मेटालिक साउंड, जिसको बोलते हैं धात्विक ध्वनि, धात्विक ध्वनि निकलती है। इसमें क्या लिख देंगे, 2 धातुओं को आपस में टकराने पर उससे धात्विक ध्वनि नहीं निकलती है। ठीक है, इरेज कर दो।
खनिजों का वितरण पढ़ेंगे अब। खनिजों का वितरण है मतलब कहाँ कहाँ पे खनिजों का विस्तार है। देखो भाई, दो प्रकार की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। दो प्रकार की चट्टानें, एक होता है गोंडवाना श्रेणी, गोंडवाना, और दूसरा धारवाड़, क्या होता है, धारवाड़ श्रेणी। तो गोंडवाना श्रेणी में मुख्यतः कोयला मिलता है और धारवाड़ श्रेणी में लौह अयस्क पाया जाता है। इसमें क्या मिलेगा, कोयला या पेट्रोलियम, क्या मिलेगा, कोयला या पेट्रोलियम। और इसमें मिलता है धातु से संबंधित सामान जैसे लौह अयस्क। तो भारत के उत्तरी हिस्सा में गोंडवाना श्रेणी के ज़्यादा पठार पाए जाते हैं और भारत के दक्षिणी हिस्से में धारवाड़ श्रेणी के ज़्यादा चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब खनिजों का वितरण, खनिजों के वितरण में हम देखेंगे अगर खनिजों का वितरण देखा जाए तो एक सेक्शन खनिज का यहाँ पे पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी खनिज भंडार, ठीक है। एक सेक्शन यहाँ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम खनिज भंडार, और एक सेक्शन यहाँ पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी खनिज भंडार, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाया जाता है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य शामिल हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार में खनिज ना के बराबर मिलता है। इधर देखा जाए तो राजस्थान, उसके बाद एमपी का थोड़ा सा हिस्सा और नीचे गुजरात का हिस्सा। नीचे देखा जाए तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार से भारत में खनिजों का क्या है, विस्तार है। सबसे अधिक कोयला पूछा जाए, तीन भाग में बांट दिए ना, एक तो ये सेक्शन, दूसरा ये और तीसरा ये। पूछेंगे कि सबसे अधिक कोयला कौन से भाग में मिलता है, ये यहाँ पे, ठीक है। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलेगा, उत्तर पूर्वी खनिज भंडार में। उत्तर पूर्वी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इधर क्या है उत्तर, इधर क्या है, और उसी में इसका विस्तार है। चांदी, तांबा, ये सब कहाँ मिलेगा, संगमरमर, ये सब का सब पश्चिमी खनिज भंडार में। अभ्रक, मोनाजाइट या लौह अयस्क ज़्यादा कहाँ मिलता है, ठीक है। सबसे अधिक लौह अयस्क का जो भंडारण है वो है कर्नाटक के अंदर। कुद्रेमुख, एक पर्वत का नाम है कुद्रेमुख या बाबा बुदन की पहाड़ी, वहाँ पे सबसे अधिक क्या मिलता है, लौह अयस्क। हमने बात किया था बाबा बुदन की पहाड़ी पे कॉफ़ी का उत्पादन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे लौह अयस्क भी सर्वाधिक होता है। और सबसे ज़्यादा कोयला पूछे तो छत्तीसगढ़ और झारखंड का क्षेत्र, ठीक है। कोयले की भी 4 वैरायटी होती है और लौह अयस्क की भी 4 वैरायटी होती है, उसको अभी देखेंगे, पहले इसको इरेज कर दो। पहला हेडिंग डाल के देखेंगे उत्तर पूर्वी खनिज पेटी। पेटी का मतलब क्या होता है, बेल्ट, क्या होता है, मतलब इस प्रकार से इसकी पूरी खनिज की पेटी विस्तृत है। इस पेटी में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, झारखंड में। बोलो जल्दी, नाम से तो नागपुर है, नागपुर महाराष्ट्र में है, लेकिन छोटा नागपुर कहाँ है, झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार
उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। ठीक है, इसी में लिखेंगे। देखो भाई, छत्तीसगढ़ में एक जगह है बस्तर, क्या नाम है? बस्तर जिला है, वहां सबसे ज्यादा टीन मिलता है। लिखेंगे इसमें। छोटा नागपुर के पठार में सर्वाधिक कोयले का भंडार है तथा टीन, लौह अयस्क इत्यादि भी। अभ्रक भी लिख लो, चूंकि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? अभ्रक। अभ्रक देखो तो दिखाई दे रहा है, इत्यादि भी पाया जाता है। छोटा नागपुर को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। रूर जर्मनी का एक क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक विश्व में कोयला निकाला जाता है। ठीक है, इसीलिए भारत का रूर क्षेत्र किसको कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। वहाँ एक ब्लैक फॉरेस्ट है, उसको रूर क्षेत्र कहते हैं जर्मनी को। इसकी रेज कर दो। दूसरा है दक्षिण पश्चिम खनिज पेटी। इस खनिज पेटी का विस्तार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इत्यादि क्षेत्रों में है। इसमें लौह अयस्क की प्रधानता है। जैसे कर्नाटक के कुद्रेमुख में सर्वाधिक लौह अयस्क का विस्तार। एक और है, उसको भी लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है, देखो तो जरा, उत्तर पश्चिम है कि दक्षिण पश्चिम है? उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम खनिज पेटी। इस पेटी में राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्य शामिल है। इसमें भी चांदी, पेट्रोलियम, संगमरमर, जस्ता, सीसा, तांबा इत्यादि का भंडार पाया जाता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि लौह अयस्क क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कोयला क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। चलो भाई, खनिजों का वितरण हम लोगों ने कल देख लिया था। अब एक एक खनिज जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर ये अपनी क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हम लोग पहला खनिज के बारे में देखने जा रहे हैं, वो है लौह अयस्क।
लौ अयस्क। जैसे घर बनता है तो किसी चीज़ से बनता है कि अपने आप घर बन जाता है? बिना सीमेंट, गिट्टी, बालू और ईंट का घर पॉसिबल है? तो हम कहेंगे घर मिल गया अचानक से, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई मटेरियल लगा होगा। तो जो लोहा है ना, वो भी अपने से नहीं मिलता है। लोहा के अंदर जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं लौह अयस्क। लोहा जो है वो अयस्क से प्राप्त होता है। शुद्ध लोहा जो अभी तुमको दिखाई दे रहा है, कहीं भी लोहा तुम देखते हो, वैसा लोहा हमें धरती से मिलता नहीं है, वो अयस्क के रूप में मिलता है और तब उसको बनाया जाता है। लोहे का हमारे पास जो अयस्क है, ये 4 वैरायटी पाया जाता है। इंडिया में 3 वैरायटी पाया जाता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। लोहा शुद्ध रूप से पृथ्वी से हमें प्राप्त नहीं होता है, बल्कि अयस्क के रूप में इसे प्राप्त किया जाता है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। लिमोनाइट, हेमेटाइड, देखो तो सीमोराइट है, मैग्नेटाइट, और चौथा, यही तीनों तुम्हारी बुक में दिया है। चौथा जो नहीं दिया है वो है सीडेराइट। ये 3 तो हमारे इंडिया में मिलते हैं, ये चौथा नहीं मिलता है। तो ये 3 प्रकार इंडिया वाले हो गए और 1 प्रकार, लेकिन और लौह अयस्क टोटल कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। बोलो, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। कितने प्रकार के हो गए? ठीक है। और कहाँ कहाँ मिलता है उसको लिख देते हैं। लौह अयस्क के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। इसका विस्तार कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में है, मैग्नीज। तो मैग्नीज जैसे लौह अयस्क है ना, लौह अयस्क के साथ मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है जंग रोधी बनाने में, क्योंकि इस्पात में जंग लग जाता है ना। मैग्नीज का उपयोग जंग रोधी इस्पात बनाने में तथा कीटनाशकों में इसका प्रयोग किया जाता है। रूस, दक्षिण अफ्रीका के बाद मैग्नीज के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। थोड़ा
ये रुक जाओ। भारत में इसका भंडार उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि क्षेत्रों में है। इरेज कर लो। नेक्स्ट है बॉक्साइट। देखो जैसे हमने बताया लौह अयस्क से लोहा प्राप्त होता है, उसी प्रकार से बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। पूछेगा एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है? बॉक्साइट। या एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम का किस किस रूप में प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का बर्तन बन सकता है, एल्यूमिनियम का तार बनता है। एल्यूमिनियम हल्की होती है, मजबूत होती है, जिस कारण से उसका उपयोग हवाई जहाज़ बनाने में किया जाता है, क्योंकि हवाई जहाज़ को एक मजबूत मटेरियल चाहिए और प्लस उड़ने में उसको कैसा चाहिए? हल्का होना चाहिए। ज़्यादा भारी लोड कर देंगे तो उसको उड़ने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा, इसलिए हल्की सामग्री। और हल्का कौन होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट एक अलौह पदार्थ है जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। नेक्स्ट, इसका विस्तार भारत में गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में है। एल्यूमिनियम हल्की तथा मजबूत धातु है, जिस कारण से इसका उपयोग नीचे दिखाई दे रहा है वायुयान बनाने में, विद्युत तार बनाने में, बर्तन बनाने में इत्यादि में किया जाता है। इरेज करो। नेक्स्ट देखेंगे तांबा। तो तांबा में भी लोहे की मात्रा नहीं होती है, ये भी एक अलौह पदार्थ है और तांबा विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक माना जाता है, इसलिए तांबे के तार विद्युत के उपयोग में लाया जाता है। इवन जितने भी कॉइल की बाइंडिंग की जाती है, चाहे वो पंखे की बाइंडिंग हो, पतले पतले तार देखे हो पीले पीले कलर से पंखे खोलने पे, वो सब, या मोटर की बाइंडिंग, वो सब किसके बनते हैं? तांबा। तांबा के बर्तन भी बनाए जाते हैं और तांबा के सिक्के भी बनते हैं। ठीक है, तांबा का भारत में कुछ खास उत्पादन नहीं होता है, इसके बावजूद भी खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। खेतड़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इत्यादि स्थानों पर तांबा का उत्पादन होता है। तांबा का उत्पादन होता है। तांबा का उपयोग
बर्तन बनाने में, सिक्का बनाने में, जितना भी तुम लोग पीला पीला कलर का 5 रुपये या 10 रुपये का सिक्का देखते हो वो सब किसका है? तांबा का। एवं विद्युत का सुचालक होने के कारण इसका उपयोग विद्युत, देखो तो दिखाई दे रहा है, विद्युत तार या उपकरण में भी किया जाता है। अगला पढ़ेंगे अभ्रक के बारे में। अभ्रक को माइका के नाम से भी जानते हैं। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। इस कारण से इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में किया जाता है। विद्युत रोधी क्या होता है? इस चीज़ को अगर कहीं लगा दिया जाए तो वहाँ से विद्युत पास नहीं होगा। वो देखे हो, क्या नाम है, जो फ्यूज़ जो ऐसे खींच के लगा देते हैं हम लोग बोर्ड में, उसके ऊपर जो बनी रहती है, ये सब में अभ्रक का प्रयोग होता है। भारत में इसका उत्पादन झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश इत्यादि स्थानों पर किया जाता है। इसी में चूना पत्थर के बारे में लिख लेंगे। चूना पत्थर का एक बात याद रखना, जिस प्रकार से एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है उसी प्रकार से बिना चूना पत्थर का सीमेंट नहीं बनाया जा सकता। तो एक लाइन में लिख लेंगे, इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग सीमेंट बनाने में, नाम में ही पत्थर लिखा हुआ है, पत्थर को पीस पीस के सीमेंट बनाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। और कुछ बच गया क्या? तो बस इतना ही था। ये चैप्टर यहाँ पे हो गया समाप्त। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।